आपके अंकिता पाल वोटिंग की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को शादी नवरात्र की 9वीं तिथि पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन अनुष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 दुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पांव धोए हैं, उनका विधि विधान से पूजा किया है और साथ ही सीएम योगी ने कन्याओं को चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, श्रद्धापूर्वक भोजन कराया, दक्षिणा दी और साथ ही उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया है। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटु पूजन भी किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज नवरात्रि का 9वीं है और जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कन्या पूजन किया, कन्याएं खिलाई और कन्याओं को चुनरी भी उड़ाई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर कन्या पूजन किया है और इस दौरान कन्याओं को दान भी दिया है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पर 9वीं के दिन कन्याओं को दान दक्षिणा दी है। समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्ता के मद में चूर बीजेपी लोकतंत्र की बैरिकेडिंग करना चाहती है। सत्ता का तंत्र कभी लोक के तंत्र पर भारी नहीं हो सकता। अतीत से सबक लीजिए और सरकार लोकतंत्र में तानाशाही लंबी नहीं चलती। आपको बताते चलें कि शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। दरअसल उन्होंने शिवपाल यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरा, कहा सत्ता के मद में चूर बीजेपी बैरिकेड्स करना चाहती है और लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है। आपको बताते चलें कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही लोकतंत्र की बैरिकेड्स भी बताया है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान जो है वो टिप्पणी की है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। आज आसियान परिवार के साथ इस बैठक में 11वीं बार भाग लेते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। 10 वर्ष पहले मैंने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पिछले 1 दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पिछले वर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। आज 7 आसियान देशों के साथ भारत में डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी। तिमोर लेस्ते में हमने नया दूतावास खोला है। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब ये सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है। पीपल सेंट्रिक अप्रोच हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप का आधार है। 300 से अधिक
आसियान छात्रों को नालंदा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज लॉन्च किया गया है। लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया में साझी विरासत और धरोहर के संरक्षण के लिए काम किया गया है। कोविड महामारी हो या फिर प्राकृतिक आपदा, मानवीय दायित्व उठाते हुए हमने एक दूसरे को सहायता दी है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड, डिजिटल फंड और ग्रीन फंड स्थापित किए गए हैं। भारत ने इनमें $30 मिलियन से अधिक का योगदान किया है। परिणाम स्वरूप आज हमारा सहयोग अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक फैला है। यानी पिछले दशक में हमारी भागीदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2022 में हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। साथियों, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिपांडोन को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बैठक भारत और आसियान साझेदारी में नए आयाम जोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिल्ली में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 119वें वार्षिक सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है। इस दौरान शाह ने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मगर जैसा आप सब जानते हैं, रतन टाटा का निधन हो गया। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन इसका पूर्णतः पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना और इसके साथ साथ
अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समाधान कर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी, इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। मित्रों, आज 119वें वार्षिक सत्र में मैं आपके सामने उपस्थित हूं और मुझे कहते हुए हर्ष है कि ऐसे समय पर पीएचडी चैम्बर के वार्षिक सत्र में मैं उपस्थित हूं, क्योंकि जो वर्ष भारत के औद्योगिक जगत के लिए बहुत निर्णायक वर्ष बनने वाला है, ऐसे समय में मैं आपके सामने आया। दुनिया भर के लोकतंत्र के अंदर एक प्रकार से विश्वास की क्राइसिस दिखाई पड़ती है। सातत्यपूर्ण नेतृत्व लोकतंत्र के अंदर पूरी दुनिया को आप बारीकी से देखें तो बहुत कम जगह पे दिखाई पड़ता है। और मोदी जी पहले सीएम और फिर पीएम 23 साल तक लोकतांत्रिक तरीके से जनता का विश्वास जीतकर फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनकर आए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्थिरता के बगैर नीतियां अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होती। स्थिरता के बगैर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है और स्थिरता के बगैर विकास भी सुनिश्चित नहीं होता है। स्थिरता ही है जो नीतियों में भी सातत्य लाती है, स्थिरता ही है जो विचारों में भी सातत्य लाती है और स्थिरता ही है जो विकास में भी सातत्य लाती है। 10 साल तक इतने बड़े देश को अनेक समस्याओं से मुक्त कर तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। आज आपने थीम लिखा है विकसित भारत 2047 के रेफरेंस में उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर। बहुत उचित ही विषय आपने सिलेक्ट किया है। मित्रों, हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने 2 लक्ष्य रखे पूरे देश के सामने। 2047 जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो। और दूसरा, 2027 तक हम दुनिया की तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनकर दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में। ये 2 लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए अनेकविध प्रयास, अनेकविध पॉलिसी और अनेकविध प्रोग्राम लेकर मोदी जी 10 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा पहले 5 साल पार्टी के अध्यक्ष के नाते और फिर इनके मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते ये प्रयासों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। जहां तक उन्होंने औद्योगिक विकास की जो कल्पना करी है, उसमें ढेर सारे डायमेंशन को उन्होंने ताकत देने का काम किया है और इसकी रूपरेखा भी तैयार की। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम खड़ी करना, स्किल्ड वर्कफोर्स का निर्माण करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान को प्रोत्साहन करना,
एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जैसी सभी टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भारत को पायनियर बनाना, डीप सी और मैरीटाइम इकोनॉमी और अंतरिक्ष, इन तीनों क्षेत्रों में नई शुरुआत करना और कई सारे इमर्जिंग सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर ईवी तक, ये सारे सेक्टर में आज से ही भारत पायनियर लीडर बने, इस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना। ढेर सारे काम एक दूरदर्शी नेता के रूप में उन्होंने किए हैं, पॉलिसियों का निर्माण भी किया है और पॉलिसियों को इंप्लीमेंट करने के लिए जो सातत्य चाहिए वो सातत्य का भी परिचय किया है। मैं आज पीएचडी चैम्बर के सामने आया हूं तब कहना चाहता हूं कि चैम्बर बिजनेस कम्युनिटी और सरकार के बीच की कड़ी होता है। सरकार की योजनाओं को और सरकार की नीतियों को और सरकार के विजन को जमीन तक पहुंचाना और इंडस्ट्री की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ये ब्रिज बनाने का काम पीएचडी चैम्बर ने आगे आने वाले समय में करना है। परंतु ये 10 साल में हमने काफी कुछ अचीव किया है। 10 साल में दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल आज भारत में है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भारत में है। मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक में अभी ही मुंबई गया था, विश्व भर के इंजीनियर्स इसका स्टडी करने के लिए आते हैं। और कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अजूबे ये 10 साल के अंदर भारत में निर्माण होने का काम किया है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर से दूर दराज के क्षेत्र में कनेक्टिविटी लाकर वहां पड़ी हुई सभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का दोहन करना और सुरक्षा की दृष्टि से भी वो द्वीपों को मजबूत बनाना। चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट पर जब तिरंगा फहरता है, कोई ही भारतीय होगा जिसका गर्व हृदय गर्व से न भर गया हो। सागरमाला परियोजना से देश के अविकसित रहे हुए सारे क्षेत्र को रोड का जाला बुनकर जोड़ना, वंदे भारत एक्सप्रेस का जाला बुनकर देश में सुविधापूर्ण यात्रा का एक नया एवेन्यू खोलना, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से भले लेट हो गए हो मगर हमारी जरूरियातें पूरी कर पूरे विश्व भर की जरूरियातों को पूरा करने की दिशा में आगे जाना, इलेक्ट्रिक वाहनों में एक नई क्रांति लाना, एफडीआई को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाकर विश्व का 4थे नंबर का हमारा फॉरेस्ट का भंडार बनना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक जमाना था जब हमने, आज तो सोचने में भी कमी आ रही है कि फॉरेक्स की कमी के कारण देश का सोना गिरो रखना पड़ा था। आज हम विश्व का 4थे नंबर का सबसे बड़ा फॉरेक्स का भंडार लेकर बैठे हैं। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती स्टार्टअप इकोनॉमी हम बने हैं। विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमने सफलतापूर्वक लॉन्च की है और आज कई विश्व के कई देश इसको स्वीकार कर रहे हैं और कोऑपरेटिव बेस पर विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण की योजना भी इसी देश में ये 10 साल में ही मोदी जी लेके लाए। फूड सिक्योरिटी से लेकर हेल्थ सिक्योरिटी तक सभी आयामों को हमने कवर किया है और एक प्रकार से आने वाले 25 साल में हर क्षेत्र में विश्व में भारत सर्वप्रथम हो, इसकी नींव डालने का काम इस 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। एक विजन, एक्सपीरियंस और कमिटमेंट, ये तीनों का सुभग मिलन एक व्यक्ति के अंदर होता है और वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होता है तो कितना फायदा देश को होता है, ये इसका उदाहरण है। अभी अभी जब मोदी जी के 23 साल पब्लिक ऑफिस में समाप्त हुए
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 23 साल हुए। मुझे ढेर सारे लोगों ने, विश्व भर के ढेर सारे पत्रकारों ने इंटरव्यू के लिए कहा था। मैंने कहा भाई संभव ही नहीं है, आपके आधे घंटे के इंटरव्यू में ये 23 वर्ष की जो तपस्या है इसका वर्णन ही नहीं हो सकता। आप सेक्टर बाय सेक्टर स्टडी कर अपने आप बनाइए तो ही कुछ इसका न्याय हो पाएगा। मित्रों, हम लोकतांत्रिक देश के अंदर जीते हैं। लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि सरकार का सुकान, सरकार की लीडरशिप किसके हाथ में होना चाहिए। और जब तक हम कंपैरेटिव स्टडी नहीं करते हैं, सही मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि कमियों बगैर का समाज, कमी बगैर की परिस्थिति बनाना असंभव है। कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाएगी। और मानव स्वभाव है, जो कमी है उस पर ही हमारी नजर जाती है। आपके पास जो कमी बच जाती है वही हमें खलती है। जो मिल गया इसका संतोष करने की मानसिकता कम होती है, मानव का स्वभाव है। इसलिए जब तक कंपैरेटिव स्टडी नहीं करते हैं तब तक हमने क्या पाया है इसका सही आकलन नहीं हो सकता। मैं इसलिए बड़े तटस्थतापूर्वक 2014 और 24 की देश की स्थिति को मैं लिखकर आपके सामने लाया हूं। और एक कंपैरेटिव है, कंप्यूटर पर सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, सब साइटों पर, आप भी इसका स्टडी कर सकते हो। मगर सोचने का तरीका जब तक कंपैरेटिव नहीं करते हैं तो हमारे अचीवमेंट हमें नहीं दिखते हैं, कमियां ही दिखनी है। और निर्णय सही करना है तो अचीवमेंट को भी काउंट करना होगा और जो कमी रह गई है उसको पूरी करने के लिए नए सिरे से संकल्प करना पड़ेगा। मगर सारे अचीवमेंट को हम दरकिनार कर सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं मेरे पास भी आज टाइम की कमी है, मुझे तुरंत निकलना है, मगर मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक कंपैरेटिव स्टडी है तो शायद आपको भी कंपैरिजन करने के लिए काम में है। 14 साल पहले सभी अर्थतंत्र पर लिखने वाले पत्रकार लिखते थे कि हमारे देश को पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, नीतियां नहीं बनती है, हिफाजत चलते हैं। मोदी जी ने पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त कर ढेर सारी नीतियों का सृजन कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम 2024 में किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां स्थायी नीति का निर्माण नहीं हुआ। पहले भारत को फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज IMF हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्राइट स्पॉट कर भारत को बार बार गिनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल कुछ अटल जी ने शुरू की हुई सड़कें थी, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जोजिला टनल से लेकर चेनाब का रेल ब्रिज और बोगीबील का आसाम का ब्रिज हम सबके सामने खड़ा है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुआ करता था, आज हम विश्वास के साथ डबल डिजिट ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई सालों से हमारा ग्रोथ रेट G20 देशों में सबसे ज्यादा है। भारत से निवेशकों का भरोसा उठ चुका था। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बन चुका है और 2021-22 में $85 बिलियन का रिकॉर्ड FDI प्राप्त करने में भारत ने सफलता हाथ चुकी। इंटरनेशनल रेटिंग में भारत नीचे से टॉप कर रहा था और आज डिजिटल पेमेंट जैसी कई क्षेत्रों में मैं बाद में बताऊंगा हम टॉपर हैं। पहले नीचे से टॉप कर रहे थे। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार हुए थे। 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी भी हम पर नहीं लगा पाए हैं। ये हमने पारदर्शी सरकार का एक नमूना पेश किया है। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।